बिहार अमीन लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हम लोग नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण 37 क्वेश्चन ही कर पाए थे, लेकिन आज जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको आपको करवाएंगे। तो अगर आप भी बिहार अमीन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी एग्ज़ाम है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश के, जो आपके बिहार अमीन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कल हम लोगों ने लगभग 37 नंबर तक प्रश्न किए थे। और देखिए, पीडीएफ आप लोग कह रहे थे कि सर पीडीएफ डाल दीजिए। तो देखिए, जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होती है उसके बाद ही पीडीएफ आपको मिलेगा, तो आप घबराइए मत, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए, आज हम लोग 38 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें। आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं। जो लोग भी बिहार अमीन के लिए तैयारी करते हैं, जो लोग बिहार अमीन के ग्रुप में हैं, वो लोग एक बार ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि बिहार अमीन के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और अपने तैयारी जाँच लें। यह लाइव टेस्ट है, आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं। तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, 38 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकित, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। आपको बताना है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। जल्दी से बताइए। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का सही समय होगा। और 38 नंबर जो प्रश्न का आप लोग सही बता रहे हैं, यह हब्स बता रहे हैं। ऑप्शन, यह कथन जो है हब्स का है। यह कथन हब्स का है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। और यह हब्स का कथन है, तो ऑप्शन है इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है 39 नंबर, इसे आप लोग हल कर लीजिएगा। और इसका सही आंसर 39 का जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2Q। इसका सही आंसर हो जाएगा, हल कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ में आपको हल सही मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 40 नंबर है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। जल्दी से आप सही जवाब दीजिए। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कविता का गायन। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख जो है उसका मूल भाव कविता का गायन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हर प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार अमीन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह बिहार अमीन का द प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि टेस्ट देने में मज़ा तभी आता है जब जनसंख्या अधिक होती है। तो जनसंख्या को बढ़ाएं, मतलब इस वीडियो को शेयर करें। 41 नंबर प्रश्न है, बाजार मांग वक्र होता है। आपको बताना है बाजार मांग वक्र होता है। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइए। देखिए, लेंदी सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 41 का जो सही आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बाजार मांग वक्र होता है। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांगों वक्रों का क्षैतिज योग होता है बाजार मांग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 42 नंबर है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। और 4 ऑप्शन है आपके साथ और 5 सेकंड का समय है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग बता रहे हैं। देखिए, जिनकी तैयारी अच्छी है वो लोग तो सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्लभ संसाधन। दुर्लभ संसाधन इस प्रश्न का सही आंसर है। रॉबिन्स के अनुसार दुर्लभ संसाधन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। देखिए, बल का विमीय समीकरण पूछा है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। और यहाँ बीमा आपसे पूछ रहा है। बल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक में आपको पढ़ना था बल। तो बताइए 43 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा। फिजिक्स अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा
बल का विमीय सूत्र आपको बताना है। 43 का जो सही आंसर आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, F(m1)L1 T−2, और यही बल का विमीय सूत्र होता है। एक बार आप लोग देख लीजिए, देखने से ही आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। और अगला प्रश्न की ओर आपको हम लेके चलते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। जल्दी से बताइए कि 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आप लोग बता रहे हैं भूकंप, और बिल्कुल सही है। यह तापमान को प्रभावित नहीं करता है। जब भी भूकंप आता है उससे तापमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब हो। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। तो 45 का सही आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। देखिए गलत हो रहा है तो इससे हार नहीं माननी हो। गलत हो रहा है तो उससे यह प्रण लीजिए कि कल आप सही करके दिखाइएगा। तो देखिए 45 का जो सही आंसर हो रहा है ऑप्शन ए हो जा रहा है, कम होता है। अंतःश्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होता है, कम होता है। कम होता है तभी अंतःश्वसन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 46 नंबर है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी किया जा सकता है किसके द्वारा जी? जल्दी से बताइए कि किसके द्वारा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी किया जा सकता है, जिसे हम लोग रिट कहते हैं। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा। देखिए यह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार का रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है, याद रखिएगा कितना है, 12 से 35 है। और अनुच्छेद भाग 3 में है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला देखिए, EDTA एक डैश है, एक डैश लिगेंड है। EDTA के बारे में पूछा है। तो देखिए EDTA का अर्थ होता है यह 6 बार बंधता है, और EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड मतलब ऑप्शन डी में है, और बिल्कुल यह सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर, गलत जोड़ी चुनिए। गलत जोड़ी चुनना है, जैसे मधुमक्खी, मोना पालन, मछली, मत्स्य, पक्षी उद्धिकरण और रेशम कीट पालन। तो देखिए 48 का जो सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 48 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, पक्षी उद्धाकरण से संबंधित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और ये गलत जोड़ी है। और बाकी जो जोड़ी है वो सही है, बिल्कुल सही है। रेशम कीट पालन से संबंधित है, मछली मत्स्य से संबंधित है, लेकिन पक्षी उद्धाकरण से संबंधित नहीं है। ये आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन से इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 50 नंबर है, देख लीजिए। सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतर होती है जब विस्थापन होता है। आपको बताना है कि विस्थापन का मान तब क्या होगा। तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। विस्थापन का मान 1 होता है जब सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो विस्थापन का मान 1 होता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, देख लीजिए।
ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः। तो इस प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और इसका सही आंसर आप लोग बताना है। 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नम व छायादार आवासों में, नम व छायादार आवासों में ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नम व छायादार आवासों में। अगला देख लीजिए 55 नंबर है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की आपको बताना है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। और देखिए बिहार अमीन के जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब बिहार अमीन के जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। और ऐसे में प्रैक्टिस सेट आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जो आपके ही एग्ज़ाम के लिए सिर्फ स्पेशल बनाया गया है। द प्लेटफॉर्म बुक से लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार अमीन के जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक यह वीडियो आप लोग पहुंचा दीजिए शेयर कर। वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वो लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और देखिए टच पेन खराब होने की वजह से लिखा सही से नहीं पढ़ रहा है, उससे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्गब्रिज। जेम्स हार्गब्रिज ने स्पिनिंग जेनी की खोज की थी। स्पिनिंग जेनी क्या होता है, देखिए यह एक बहु स्पिंडल कताई फ्रेम होता है स्पिनिंग जेनी, जिसका खोज जेम्स हार्गब्रिज ने किया था। अगला 56 नंबर, भारत की विदेश नीति आधारित है। आपको बताना है कि भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है। जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए। 5 सेकेंड का आपके पास समय है, जल्दी से आप लोग सही आंसर दीजिए। 5 सेकेंड का ही आपके पास समय है। 56 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, गुट निरपेक्षता की नीति पर। गुट निरपेक्षता की नीति पर भारत के विदेश नीति संबंधित है। गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी गुट में शामिल न होना है। और देखिए 1961 में प्रथम बार इसका शिखर सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला देख लीजिए 57 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो 57 का जो सही आंसर है आप लोग बताइए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो 57 का क्या सही आंसर हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, हडसन नदी। हडसन नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। हडसन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्वाक प्रांत में बहने वाली नदी है। तो देख लीजिए यहाँ जो हडसन नदी है वो अफ्रीका में नहीं बहती है, या यूएसए में बहता है। अगला देखिए 58 नंबर, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रबंधन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो जल्दी से बताइए कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली, पंचायत चुनाव होने वाला है, तो चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइएगा। 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आर्टिकल 324 से 329 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा कि अगर भाग पूछे तो भाग 15 में यह लिखा गया है। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, 59 नंबर आपका प्रश्न है, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। यह प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा। टोलेन अभिकर्मक को गर्म किया जाता है तो रजत दर्पण बनता है। अगला देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बीबीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रॉकेट किसके सिद्धांत संरक्षण पर काम करता है। तो यह देखिए कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है काम करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, जौ पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। जौ पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जौ पुष्टिकरण जो है रोग प्रतिरोधकता,
पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बार बार एक ही बात को कमेंट ना करें कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सभी लोग जानते हैं कि पीडीएफ टेलीग्राम आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए हैं, इतने लोग देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। आपके एक लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो लोग अभी तक वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किए हैं, वो लोग एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, क्योंकि यह बिहार अमीन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अपने परिवार का सदस्य बन जाइए। बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। बहुतों बार यह बिहार के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बहुत बार पूछा है कि मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज थी। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। मगध साम्राज्य पर निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया था: हर्यक वंश, शिशुनाग राजवंश, नंद राजवंश, मौर्य राजवंश। ये सभी जो थे वह मगध के धरती पर राज किए थे। गिरिब्रज को राजगृह के नाम से जाना जाता है। गिरिब्रज को राजगृह के नाम से जाना जाता है, जो आज के राजगीर है। और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की? अजातशत्रु ने की। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सब क्वेश्चन करवाना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 64 नंबर है। निम्न में से ट्रांजिस्टरों का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो 64 का सही आंसर आप लोग बताइए। और ऑप्शन बी हो जाएगा आधार। आधार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। आपको बताना है कि राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस सूची के आधार पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन ए बता रहे हैं राज्य सूची पर। बिल्कुल सही आंसर है। राज्य सूची पर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो है वह शक्ति प्रदान किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में है। बीबीआई क्वेश्चन है, बहुतों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, आगे भी पूछा जाएगा। तो मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में है। तो मंदार पर्वत जो है वह बिहार के ऑप्शन सी भागलपुर जिले में है। जो लोग भागलपुर से देख रहे होंगे उनको मालूम होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 67 नंबर। 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इस प्रश्न का जल्दी से सही जवाब दीजिए कि 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो देखिए, 1919-22 के दौरान जो दरभंगा में किसान आंदोलन हुए थे उसके नेता ऑप्शन बी थे स्वामी विद्यानंद थे। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद का भी नाम आता है, लेकिन ये भी किसान नेता रह चुके हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। आपको बताना है, सोनार का आप लोग नाम सुने होंगे। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आपके सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं। 68 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रीजनिंग। और देखिए, सोनार में प्राध्वनि तरंगे होती है। प्राध्वनि तरंगे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय या पंचकोणीय होते हैं? C60 के अणु में आपको बताना है कि कितने षष्ठकोणीय और पंचकोणीय होते हैं। तो देखिए, C60 के अणु में कितने होते हैं? तो C60 के अणु में 20 षष्ठकोण और 12 पंचकोण आकृति होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पर, मीराबाई का जन्म हुआ था। आपको बताना है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। थोड़ा सा प्रश्न धुंधला दिखाई दे रहा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे ठीक हो जाएगा। तो मीराबाई का जो जन्म था वह राजस्थान के मेरठा में हुआ था। पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं कि मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। मीराबाई भक्ति काल की कवि थी। अगला है कि चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? देखिए, हिंदी का प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सभी क्वेश्चन हैं। बिहार अमीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी बिहार अमीन का तैयारी कर रहे हैं तो द प्लेटफॉर्म बुक आपके लिए बेस्ट बुक है। तो देखिए, 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुक्ति बोध।
चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक मुक्ति बोध जी हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। और देखिए कुछ लोग का काम है आना जाना, तो उनको देखकर आप घबराइए मत, क्योंकि देख रहे हैं कि कुछ लोग कभी 30 लाइव देख रहे हैं, कभी 40 लाइव देख रहे हैं और फिर 10 हो जा रहे हैं, 5 हो जा रहे हैं। तो देखिए उनको देखकर आपको घबराना नहीं है। 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? तो 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय के कारण ही राष्ट्रीय आय का चक्रवार का प्रवाह जो है वह बढ़ता है। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है भारतीय प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो सही है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किए गए हैं, ये बात गलत है। यह न्यायवादी नहीं है, सही है। यह प्रस्तावना नहीं ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करता है, ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी गलत है, इसमें संशोधन ये 2 बार नहीं किया गया है। 74 का जवाब आप लोग दीजिएगा। कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइनें एशिया में नहीं है? तो 74 का जो सही आंसर आप बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, रूबी पाइपलाइन, और बिल्कुल सही आंसर है। रूबी पाइपलाइन जो है वह यूरोप एशिया महादेश में नहीं है। रूबी पाइपलाइन एशिया महादेश में नहीं, यह यूरोप महादेश में है। और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इस पे करवाएंगे तो फिर हल करने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा, और अभी हमारा टच पेन खराब है, इसलिए अभी हम आपको मैथ का क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए PDF में आपको मैथ के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आंसर के साथ, तो आपको घबराना नहीं है, उसमें हल करके आपको दे देंगे, घबराना नहीं है। सभी तरीके से आपको हम तैयार करना चाहते हैं। बस सिर्फ आप लोग का काम है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। 76 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है? भाई ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है। VBI मतलब बिहार के लगभग कितना बार कहें 10 बार से भी अधिक परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 76 नंबर कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए यह बिहार है। सभी जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है और मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा होता है। जिला पूछे तो मुजफ्फरपुर बताइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों की उसकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो देखिए 4 अम्ल है, इसको घटते क्रम में आपको लिखना है अम्लीय क्षमता के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार आप लोग देख लीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा, नहीं बता पाइएगा तो हम बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए पहले फ्लोरोएसिटिक अम्ल होगा, पहले फ्लोरोएसिटिक अम्ल होगा, उसके बाद आपका क्लोरोएसिटिक अम्ल होगा, मतलब 2 नंबर होगा ये क्लोरोएसिटिक अम्ल। उसके बाद आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यह आपका 3 नंबर पर आएगा। और उसके बाद हो जाएगा ब्यूटाराइक अम्ल जो 1 नंबर पर आएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 79 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट टेंस को चूज करना है। दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग, दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग। तो इंग्लिश का तो जवाब आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का इंग्लिश बहुत ही अच्छा है। और देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा, तो जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट। लिसिन भराएगा, लिसिन द रेडियो ऑल इवनिंग। क्यों भराएगा, तो देखिए ऑल इवनिंग शब्द का प्रयोग यह बताता है कि वे रेडियो नियमित रूप से प्रत्येक शाम को सुनते हैं। इस कारण वाक्य में सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ लिसिन भराएगा। अगला देखिए 80 नंबर प्रश्न है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपका वह शिवहर है। शिवहर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, बहुतों बार ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, VBI क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वह
योगात्मक बहुलक होता है। ऐसे बहुलक जिनका निर्माण समान या भिन्न प्रकार की पुनरावृत्त एकल इकाइयों के प्रत्यक्ष योग द्वारा बिना किसी उप उत्पाद के निराकरण से होता है, उन्हें योगात्मक बहुलक कहा जाता है। पीवीसी का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का उपयोग पाइप, प्लास्टिक, बरसाती, हैंडबैग आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कुमार गंधर्व की संगति की मुख्य विशेषता थी। बीवीआई क्वेश्चन है, बिहार और मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमार गंधर्व के संगति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह जो थे वह मालवा लोक धुनु और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्याता थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 93 नंबर कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? आपको बताना है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है। जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। देखिए अगर आप बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार अमीन का यह खास प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए ये चैनल पर आपको बिहार के किसी भी विभाग से कोई नोटिफिकेशन आती है, रिजल्ट आता है या कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना होता है, सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 93 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब क्या बता रहे हैं? तो सभी लोग का सही जवाब कुछ लोग का गलत आ रहा है, कुछ लोग का सही। ऑप्शन बी बता रहे हैं, मेसोपोटामिया लेखन से बता रहे हैं और ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न मैथ का है, इसे आप लोग हल कर लीजिएगा और पीडीएफ में हल सहित आपको मिल जाएगा। अगला देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल क्या नहीं है? तो देखिए हड़ताल करने का अधिकार भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए 96 नंबर, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो देखिए यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो का संधि बनाया गया था। नाटो का आप लोग नाम सुने होंगे। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुल 29 देश इसमें शामिल है और इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो मुख्यालय याद रखिएगा नाटो का, ब्रुसेल्स। 97 ए मैन हुज वाइफ इज डेड, आपको इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा विंडर। ऑप्शन बी विंडर, इसका मतलब क्या होता है विंडर का? तो विधुर होता है। विधुर मतलब क्या होता है? विधवा होता है। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न 98 नंबर है, रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुतों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा। रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म से रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध है। और देखिए अगला प्रश्न इंग्लिश का है, प्रेफिक्स चुनना है। लीड का देख लीजिए, लीड में आपको क्या लगाना है लीड का? तो 99 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिस लीड हो जाएगा। मिस, इसके पहले मिस लगाना चाहिए था, मिस लीड इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग दीजिए 100 नंबर कि अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्त्रावित होता है। अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्त्रावित होता है। 100 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में। और देखिए हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसका पीडीएफ आपको क्लास खत्म होते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लीजिएगा। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि यह वीडियो आपका है। आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए
शेयर नहीं किया है तो एक बार जाते जाते कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। और देखिए, बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी नोटिफिकेशन सूचनाएं दें आप तक पहुंच सकें। और जिनका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के का अभी भी कमेंट आता है कि सर एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो घबराए मत, एडमिट कार्ड आप सभी का डाउनलोड हो जाएगा। बहुत लड़कों को डाउनलोड भी हो गया है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर कल के टाइम में इसी समय। जय हिंद, जय भारत।